हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। और आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। आज का करंट अफेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, इन रिसेंटली रिलीज्ड फर्स्ट एवर पीआईए बेसलाइन रिपोर्ट 2023-24 का जो बीआईए बेसलाइन रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें किन राज्यों को अग्रणी स्थान दिया गया है। मतलब सबसे पहले कौन सा राज्य जो है टॉप किया है, तो टॉप में है गुजरात और तेलंगाना। ठीक है, गुजरात और तेलंगाना रिसेंटली रिलीज पीआईए बेसलाइन रिपोर्ट 2023-24 में जो है ये टॉप पे है। ठीक है, तो अब समझना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट आखिर क्या है, पीआईए बेसलाइन रिपोर्ट है क्या। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत जो है ये काम करता है, ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ठीक है, अप्रैल 9 को ये ये रिपोर्ट किया गया, प्रस्तुत किया गया। 2.16 लाख जो पंचायत है, पंचायत लेवल पे ये रिपोर्टिंग की गई। मेनली क्या था, तो देखिए 2015 में यूनाइटेड नेशन में जो मीटिंग हुआ था और वहां पे 17 एसडीजी गोल्स की कल्पना की गई। ठीक है, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसमें 2030 तक पूरा करना है हर देश को। ठीक है, तो देश को पूरा करना है, मतलब अगर हमारे सभी राज्य पूरा कर देंगे तो हो गया, लेकिन राज्य पूरा करेंगे तब जब सारे डिस्ट्रिक्ट्स पूरा कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कब पूरा करेंगे, जब हमारे पंचायत लेवल के सभी पंचायत में ये एसडीजी गोल्स जो है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट है पंचायत। ठीक है, तो पंचायत लेवल पे किस तरह से हम लोग का एसडीजी गोल्स पूरा होगा, यानी समावेशी विकास लक्ष्य जो रखा गया है एसडीजी गोल्स, वो किस तरह से पूरा होंगे, उसी के लिए जो है ये पूरा रिपोर्टिंग किया गया था, पैमाना बनाया गया था। समावेशी विकास लक्ष्य टोटल जो है 17 समावेशी विकास लक्ष्य है। ठीक है, और 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे सभी देशों को 2030 तक पूरा करना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। वर्तमान में जो है राजीव रंजन सिंह जो है, अभी राजीव रंजन सिंह, ठीक है, ललन सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती मिनिस्टर है पंचायती राज के। ठीक है, चलिए तो 17 जो गोल्स है वो देख लेते हैं। ये 17 गोल्स है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 2015 के समिट में। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी कम्युनिटीज, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, strong institution and partnership for the goals। ठीक है, तो ये 17 गोल्स जो है निर्धारित किए गए थे। भारत भी इसको पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईईपीएफए और आईपीपीबी के ने निवेशक दीदी पहल के फेज 2 को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो निवेशक दीदी नाम से ही स्पष्ट है किसके लिए ये शुरू किया गया है, तो महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए जो है ये जो है इनिशिएटिव लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला जो है इसमें जुड़े। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांव में जो है महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं होती, अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है। ठीक है, तो दो संस्था है और जो मेनली बेसिकली ये जो चलाया जा रहा है इनिशिएटिव, वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसमें जुड़ गया है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, मेनली जो ऑब्जेक्टिव है वो है बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा, कंप्लीटली महिलाओं के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा ताकि महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बढ़े। इसका जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, यानी जो पोस्ट इंडियन पोस्ट है उसको किस तरह से रिमोट एरिया में पहुंचाना है, वहां पे लोग किस तरह से यूज करेंगे, ये इंश्योर करेगा वहां के फाइनेंशियल एजुकेशन को। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पे ये फ्लोटिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था? डल लेक, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो डल लेक में जो है ये फ्लोटिंग तैरता हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर इंडियन स्किल्स एक्सेलेरेटर
पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए दो संस्था है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, MSDE मिनिस्ट्री, ठीक है, MSDE मिनिस्ट्री किसके साथ जुड़ गया है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ गया है। ठीक है, किसके लिए? तो मेनली जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और एक्चुअली में इंडस्ट्री में जो मांगता है, उस दोनों में काफी गैप है। यानी अगर नॉर्मल ग्रेजुएट को कहा जाए कि आप जाकर के किसी अच्छी कंपनी में काम करें, तो उनको वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं की जाती है वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में। अब धीरे धीरे ये चीज जो है ठीक हो रही है। तो जो कमी रह गई है एजुकेशन सिस्टम में और जो इंडस्ट्री में डिमांड कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको खत्म करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया। इस दोनों ने समझौता किया है। ठीक है, यानी कौशल अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को मजबूत करना इसका जो है मेन उद्देश्य है। कौशल अंतर को पाटना, स्किल गैप को जो है ब्रिज करना, ब्रिजिंग स्किल गैप्स। ठीक है, तो इंडिया स्किल्स एक्सलेटर, ये जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, कलेक्टिव इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता मंत्रालय का है। वर्तमान में मंत्री कौन है? जयंत चौधरी साहब जो है इसके मंत्री हैं। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दोनों संस्था मिलकर के काम कर रही है। क्या क्या फायदा होगा? ब्रिजिंग स्किल गैप्स, स्किल गैप जो भी जो स्किल में असमानता है उसको दूर किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन जो है बढ़ेगा। एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार अगर कौशल आता है, इंडस्ट्री में वही चीज डिमांड हो रही है, तो निश्चित है कि रोजगार जो है बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारा बूस्ट होगा। ठीक है, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता मंत्रालय जो है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जयंत चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है इसको देख रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जानते ही हैं, एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, कोलोजनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 24 जनवरी 1971 को जो है ये इसका स्थापना हुआ था। क्लास स्वैब इसके वर्तमान में फाउंडर है। ठीक है, फाउंडर है इसके। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है DFDR यानी कि डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैब्स वेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट द एयरक्राफ्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, पहला DFDR यानी कि डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैब जो है शुरू किया गया है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा है These labs will help India become self-reliant in decoding and analyzing flight records। ठीक है, तो हर हवाई जहाज में क्या होता है, तो वहां के आवाज को रिकॉर्ड करने, मान लेते हैं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया कोई भी विमान, तो पता कैसे चले? क्योंकि इतना बुरा, अगर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जल गया, तो इतनी बुरी हालत में होता है जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या है, तो उस कॉकपिट के अंदर, विमान के कॉकपिट के अंदर या विमान के अंदर जो आवाजें चल रही होती है वो रिकॉर्ड सुना जाता है, ताकि ये अंदाज लगाया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिर फ्लाइट में हो क्या रहा था, कोई मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल एरर था। क्योंकि जो बातचीत होगी पायलट्स के बीच में, यात्रियों के बीच में, ये काफी जो है, अगर इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो काफी हद तक पता लगाया जा सकता है कि विमान दुर्घटना क्यों हुई। तो ये लैब जो है किसके लिए? डिकोडिंग एनालाइजिंग फ्लाइट रिकॉर्डर। तो ये पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या? दिस लैब फंक्शन अंडर DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम नहीं करता है। ये भी किसके अंतर्गत काम करेगा? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, AAIB के अंतर्गत जो है ये काम करेगा। न्यूज को पूरा देख लेते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन रायडू, अभी क्या है, कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर? राम मोहन रायडू। दो क्रिटिकल लैब्स को शुरू किए हैं। पहला है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। ठीक है, कॉकपिट में जो आवाज चलेगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए और फ्लाइट में जो आवाज होगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अभी जो भी हाईटेक विमान उपलब्ध है, चल रहे हैं, उसके पिछले 2 घंटे के बातचीत को सुना जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है और इसके लिए भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है ये 2 लैब्स को सेटअप करके। ठीक है, तो DFDR क्या हो गया? इसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आप देखिएगा न्यूज़पेपर वगैरह में, सबसे पहले उस विमान के ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? उसका पूरे फ्लाइट का सारा कमांड वहां पे रिकॉर्ड होता है। एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस कैसा था, फ्लाइट किधर जा रहा था, रास्ता किधर था, कंट्रोल सर्विस पोजीशन, मतलब सारा चीज जो है उसका ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। इसी को डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं।
दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है, जितने भी पायलट का कन्वर्सेशन होगा, मान लेते हैं कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो उससे पहले तो पायलट को पता है कि काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, या हो सकता है जो किसी मानवीय भूल के कारण जो है ये एक्सीडेंट हुआ, तो पायलट्स तो बातचीत करेंगे आपस में, तो वो बातचीत भी रिकॉर्ड होगी किसमें, सीबीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में, ठीक है। तो इन दोनों का लैब जो है सेटअप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ही AAIB काम करता है, यानी कि एयरपोर्ट जो फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ये संस्था भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। तो विमानों की सुरक्षा की दिशा में जो है भारत सरकार का एक ठोस कदम है, जो हम दोनों लैब्स को स्थापित कर रहे हैं ताकि हम अपने विमानों को सेफ्टी दे सके, ठीक है। चलिए अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल वाटरवेज के लिए डिजिटल पोर्टल आरंभ किया है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप जानते हैं कि सर्बानंद सोनोवाल जो है वर्तमान में मंत्री है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और इन्होंने डिजिटल पोर्टल आरंभ किया। डिजिटल पोर्टल क्यों शुरू किया है, पोर्टल मतलब जानते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो ये पोर्टल क्यों शुरू किया है, तो मेनली जो है जो इंडियन का नेशनल वाटरवेज है, ठीक है, उसके मॉनिटरिंग के लिए, और उसमें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जो निजी निवेशक है उसको प्रमोट करने के लिए ये डिजिटल पोर्टल है, इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो इंडिया मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 का जो विजन है भारत सरकार का मेरीटाइम को लेकर के, यानी समुद्री रास्ता को लेकर के, उसको अलाइन करते हुए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़े और जो जल मार्ग है हमारे इनलैंड जल मार्ग हैं उसमें विकास हो, ठीक है। इनलैंड का मतलब हुआ भारत के भीतर जितने भी नदी के माध्यम से रास्ते हैं, या जो साइड लाइन्स कोस्ट लाइन है उसके माध्यम से जो रास्ते हैं उस समय जो है डेवलप हो, ठीक है। पर्पस क्या है, पोर्टल जो है नो एनओसी वगैरह इश्यू करेगा, एक सिंगल विंडो ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, ताकि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर जेटीज टर्मिनल इस सब का जो निर्माण वगैरह कर रहे हैं उसको सुविधा मिल सके, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट एनओसी किसको मिल गया है, तो मैरिन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को जो है पहला एनओसी इश्यू कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट कहां पे है, तो मंदोवी रिवर पे नेशनल वाटरवेज 68 पे बन रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग के नेशनल हाईवे हैं उसी तरह से नेशनल वाटरवेज भी हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो हरित नौका को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से जो है अब वो वाटरवेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहां शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो है ये शुरू किया गया हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, ठीक है। इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह कौन से मंत्री हैं, कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने उद्घाटन किया है किस चीज का, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, कहां पे, तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो ऊंचाई पे जो है एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स को समझने के लिए, रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो है, ताकि साइंटिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को जो है सारा चीज पहले से पता हो, उसके हिसाब से वो पॉलिसी बना सके, लोगों को किसी भी आपदा से बचा सके, और क्लाइमेट चेंज का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है उसको मिनिमाइज किया सके, इसके लिए जो है इस रीजन में हाई एल्टीट्यूड पे बनाया गया, ठीक है। चलिए विश्व होम्योपैथिक दिवस 2025 कब मनाया गया, तो हर साल जो है 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो होम्योपैथिक दवा के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है उसी तरह से होम्योपैथिक दवा भी इसी तर्ज पे काम करता है। जो 10 अप्रैल ही क्यों चुनते हैं, क्योंकि इसी दिन फाउंडर कहे जाते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में, और इन्हीं को ऑनर देने के लिए जो है ये 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। इस बार का 2025 का जो थीम था एजुकेशन प्रैक्टिस एंड रिसर्च, होम्योपैथी डे का थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवकार महामंत्र दिवस 2025 किसने उद्घाटित किया और इसका उद्देश्य क्या था,
ठीक है। तो नवकार आध्यात्मिक जो है नवकार महामंत्र दिवस जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसका मेन उद्देश्य था आध्यात्मिक शांति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, आध्यात्मिक शांति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। हम लोग जानते हैं कि ये नवकार महामंत्र जो है जैन फिलोसफी से संबंधित है, जैन धर्म का एक अभिन्न जो है अंग है। नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल हार्मोनी, ठीक है, विश्व बंधुत्व और अहिंसा की जो भावना है वो जैन धर्म का जो है मेन फिलॉसफी है। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है नवकार मंत्र जो है जैन धर्म का एक ये पार्ट है। ठीक है, तो इसी को इनोग्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां खुद गए थे। कहां पे इसका इनोग्रेशन हुआ है? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए जैन धर्म में नवकार महामंत्र को सेंट्रल प्रेयर माना जाता है, प्रार्थना मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने खुलताबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की और इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? खुलताबाद का नाम बदल करके रतनपुर रखने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। और औरंगजेब द्वारा जितने भी नाम बदले गए थे, क्योंकि रतनपुर का नाम बदल करके खुलताबाद रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, और फिर से जो है अब वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार जो है औरंगजेब द्वारा जो नाम है इसको चेंज करके रतनपुर, जो ओल्ड नेम है, उसको रिस्टोर करने के लिए जा रही है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस है और सीपी राधाकृष्णन जो है गवर्नर है, कैपिटल मुंबई है। और स्टेट बर्ड जो है येलो फुटेड ग्रीन पिजियन है, यानी कि हरा कबूतर है जिसका पैर जो है वो पीला होता है। ठीक है, स्टेट बर्ड है वो मुंबई का और महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए एडीबी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए कितनी प्रतिशत बताई है? ठीक है, तो एडीबी ने जो ग्रोथ बताई है वो है 6.7%, 6.7%। ठीक है, क्यों बताए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी जो चल रहा है पूरी दुनिया में टैरिफ, यानी कि पूरी दुनिया में अभी टैरिफ की चर्चा हो रही है। अमेरिका के द्वारा जो हर देश पे जो टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है। अभी फिलहाल 90 दिन के लिए टैरिफ खत्म कर दिया गया है, लेकिन 10% प्लेन टैरिफ जो है सारे देशों पे लगाया गया है। चाइना पे अभी 145% टैरिफ लगा दिया गया है। ठीक है, तो जो ग्लोबल ट्रेड वार जो चल रहा है अभी के टाइम में, अब ये नहीं कह सकते शुरू होगा, चल रहा है अभी के टाइम में ग्लोबल ट्रेड वार, उसके हिसाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना अंदाज लगाया कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है 2025-26 के दौरान 6.7% रहेगी। अच्छी बात है कि इसने जो है मिनिमाइज नहीं किया है, रहेगी, हम लोग ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट की अगर बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट अब इसके मासासुगु असाकावा है। 68 देश इसके कंट्री है। 1966 में ही जो है भारत इसमें ज्वाइन किया था और फाउंडिंग मेंबर भी रहा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एशियन डेवलपमेंट का? तो एशिया रीजन में जो भी कंट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो है इसको बनाया गया था। इनका मेन फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, रीजनल कोऑपरेशन, यही सब था। ठीक है, और काफी सारे प्रोजेक्ट पे भी जो है एडीबी फंड्स देता है। जैसे भारत में दिल्ली मेरठ का जो आरआरटीसी जो कॉरिडोर है उस पे ओडिशा में क्लाइमेट रिसाइलेंट को लेकर के, मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन के लिए भी अब रिसेंटली जो फंड दिया गया था। ठीक है, तो ये 6.7% का जो है फोरकास्ट कर रहा है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने नासा के जॉनी किम और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया है? ठीक है, तो किस अंतरिक्ष यान ने? तो ये है सोयूज MS-27। सोयूज MS-27 के द्वारा जो है ये रूस का अंतरिक्ष यात्री जो है ये गया है अभी ISS पे। ISS पे हम लोग जानते हैं कि परमानेंट लोग रहते हैं ताकि वहां के ऑपरेशंस को जो है चलाया जा सके, मेंटेनेंस किया जा सके। ठीक है, तो रशियन रूस का ही सोयूज MS-27 विमान है, स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, जो कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया, जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट जॉनी किम और रशिया के सर्जी रिचकॉव थे और एलेक्जी जोब्स्की है। ठीक है, 3 लोग गए हैं, ISS गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। जॉनी किम का ये जो है पहला स्पेस फ्लाइट था। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसका पहला मॉड्यूल 1998 में लॉन्च किया गया था और 2000 से ये ऑपरेशन है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है विजिट करता रहता है। आप कभी कभी खुले आसमान में देखते होंगे तो एक लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नजर आएगी, चलती हुई नजर आएगी, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता है। ठीक है,
ये पूरे पृथ्वी का चक्कर 90 मिनट्स में कवर कर लेता है। और नासा, रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जाक्सा और कनाडा का सीएसए, इन पांचों ने मिलकर के जो है इसको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंतर्गत इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके डिस्क्रिप्शन से या इसके एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।